हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम जीएस में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग का एक दिन मिस हो गया क्योंकि मैं कोरोना वायरस का जो बूस्टर डोज था वो ले लिया था, थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। तो चलिए आज का हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन का सेट रहेगा आज का सीरीज में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और 1 से 2 बार 3 बार सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनके पास पढ़ाई का साधन नहीं है, टीचर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। मतलब टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र किस राज्य को माना जाता है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा टैंक सिंचाई क्या होता है। सपोज अगर बारिश के समय में अगर वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, एक छोटा छोटा टैंक बना दिया, उसमें पानी को स्टोर कर दिया, वाटर को स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद जब नीड होगा उस समय इसको यूज कर लेगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो वर्षा की जो अनियमित प्रकृति और मौसम पर निर्भरता के कारण से क्या होता है, दक्षिण भारत में जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पे वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा ट्रिपल टी टेक्नोलॉजी पूछेगा क्या है, टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी। इसको मैं लिख देता हूँ, टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी। तो टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी के रूप में टैंक सिंचाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टैंक सिंचाई तकनीक की सहायता से तमिलनाडु और कर्नाटक में लगभग 30%, कितना परसेंट, 30%, याद रखिएगा 30%, 30% से अधिक फसलों की सिंचाई की जाती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी में है। क्या है, समझिए डी में क्या है, आप लोग आउट ऑप्शन देख लीजिएगा, डी का इसका सही हो जाएगा जॉन टिनब्रेगन और रगमार फिश को। तो जॉन टिनब्रेगर और रगमार फिश को क्या किया गया था, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब समझिए थोड़ा सा, आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए, मतलब जो आर्थिक इकोनॉमिक प्रक्रिया होता है, इकोनॉमिक स्वरूप होता है, टाइप्स होता है, तो आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए गतिशील मॉडल का विकास करने और उसे लागू करने के लिए नॉर्वे के थे, कहाँ के थे ये, नॉर्वे के थे रेगनर फ्रिच और हॉलैंड के थे जॉन ट्रिनबेगर को 1969 में, याद रखिएगा कब, 1969 में। तो 1969 में अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये भी पूछेगा नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो जो स्वीडन है ना, स्वीडन की रॉयल साइंस एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वीडन की एक एकेडमी है, रॉयल साइंस एकेडमी के द्वारा प्रदान की जाती है, इसी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। मतलब इन डेंजर कैटेगरी में, मतलब क्रिटिकली डेंजर कैटेगरी में चला गया है। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगली उल्लू। जंगली जो उल्लू होता है ना, ये क्या है, अत्यंत खतरा है, इसमें अत्यंत ज्यादा खतरा इसमें मंडरा रहा है, इसके विलुप्ति के कगार पर चली गई है। तो कौन किसमें डालता है, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जंगली उल्लू को पक्षी वर्ग के अंतराल में भारत के सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है। यह पक्षी कहाँ पे, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य में स्थित पाई जाती है। पेड़ों को काटने के लिए, जलाने और लॉगिंग ऑपरेशन के कारण यह प्रजाति क्या हो गया, संकटग्रस्त हो गया है। जंगल समाप्त होने की वजह से धीरे धीरे ये समाप्त होते जा रहा है। जंगल को हम लोग काट करके यूज कर लेते हैं, उसके लिए धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है। जूडो एक गेम है, तो जूडो खेल में सर्वोच्च उपाधि को क्या बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
10वां डेन, क्या बोला जाता है? 10वां डेन। तो जूडो खेल को समझने और सुधार करने के लिए कला को रैंक प्रणाली के द्वारा क्यू और डेन ग्रेडों में बांटा गया है। याद रखिएगा कौन सा ग्रेड में? क्यू और डेन, क्यू और डेन ग्रेडों में बांटा गया। 12वां डेन अंतिम डेन है। यह जूडो की पहली बेल्ट के साथ समांतर सफेद रंग का होता है। हालांकि अगर देखेंगे हम लोग तो 10वें डेन को ही सर्वोच्च डेन माना जाता है। तो कोडोकन जूडो प्रमोशन सिस्टम में केवल 10 डेन रैंक सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो बोल देगा जूडो का सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो 10वां डेन। उससे 12 डेन इसमें होते हैं, लेकिन 10वां डेन जो है, 10वां प्राइज जो है इसमें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नाम से बहुत ज्यादा विख्यात होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब देखो फुल फॉर्म ही पूछ दिया है। तो IMF किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर क्या बोल रहा है? तो 5 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आंसर, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जानते भी होंगे, इजी क्वेश्चन है। आगे चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। क्या हो जाएगा? एलोरा। समझिए थोड़ा सा। अगर ऐसा माना जाता है कि दंती दुर्ग, याद रखिएगा कौन थे राजा? दंती दुर्ग, जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और इस वंश के प्रथम शासक भी थे, के शासन काल में राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? एलोरा की गुफाएं के आसपास विद्यमान थी। बाद में ये क्या हो गया? अमोघवर्धन के समय, अमोघवर्धन के समय क्या हो गया? अमोघवर्धन प्रथम था, हाँ, अमोघवर्धन प्रथम के समय क्या कर दिया? प्रथम ने मन्यखेत में अपनी राजधानी स्थापित की, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत होने तक राष्ट्रकूटों की राजधानी रही थी। तो याद रखिएगा इसका जो पहला किसके द्वारा किया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी दंती दुर्ग को ही बुलाया जाता है। तो कहाँ था? एलोरा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 नंबर का? 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। तो द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस का लेखक कौन है? अरुंधति राय है। जो बुकर पुरस्कार इसको मिला था, किसको? अरुंधति राय को। अरुंधति राय को इसके पुस्तक के लिए जो पुस्तक लिखी थी, ये द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, इनके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ये क्या है? एक निबंध का, एस्से का एक संग्रह है। यह पुस्तक परमाणु बम के प्रदर्शन से उसका दुरुपयोग होने के संबंध में वैश्विक और स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए कई परिप्रेक्ष्यों पर इसमें चर्चा की गई है, इसीलिए इसको क्या किया गया था? बुकर अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन, एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ग्रिड तंत्र। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है ग्रिड तंत्र। क्या बोला जाता है? ग्रिड तंत्र। एक दूसरे से लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? ग्रिड तंत्र। समझिए थोड़ा सा। ग्रिड तंत्र एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला होती है, या एक नेटवर्क है। रेखाओं की एक श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर रन करती है। ये रेखाएं साथ मिलकर एक नए मानचित्र समान विमाओं का मानचित्र जैसा वर्गों का एक संरचना बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड तंत्र बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? पतन मतलब क्या? जहां पे यार्ड नहीं है। पतन नहीं है मतलब यार्ड नहीं है। तो इसमें टोक्यो जो होगा, इसका आंसर 9 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केनबरा। क्या हो जाएगा? केनबरा। केनबरा जो है पतन नगर नहीं है। टोक्यो पतन नगर है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। तो जापान की राजधानी टोक्यो समुद्र नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है। न्यूयॉर्क भी हडसन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क
अगर जापान देखिएगा तो जापान है, इसके नहीं, जापान है यहाँ पे। न्यूयॉर्क देखिएगा तो यहाँ पे हडसन नदी है, हडसन नदी किनारे है। और वहीं आप लंदन देखिएगा तो किस नदी किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। तो कैनबरा जो है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ये समुद्र तल से काफी दूर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित की जाती है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित की जाती है, कहां से? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से, भारत की जो है संचित निधि से। ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को फंसाएगा। उच्च न्यायालय का अगर वेतन की बात किया जाए तो वेतन अगर जिसको सैलरी बोलते हैं तो सैलरी दिया जाता है राज्य की, सैलरी दिया जाता है स्टेट की संचित निधि से, लेकिन पेंशन जो दी जाती है वो भारत की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की संचित निधि से दी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम आप लोग से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, बंदायुनी। कौन क्या था, बंदायुनी। बंदायुनी क्या था, महाभारत का फारसी में अनुवाद। मुगल सम्राट अकबर के आदेश का फैजी और अब्द अल कादिर बंदायुनी, बंदायुनी का पूरा नाम क्या था, अब्द अल कादिर बंदायुनी ने महाभारत को फारसी भाषा में रूपांतरित किया था, जिसे क्या नाम दिया गया था, जिसे रज्मनामा, याद रखिएगा, नाम पूछ देगा, इसका नाम क्या दिया गया था, रज्मनामा, इसका नाम दिया गया था रजनामा, रजनामा नाम दिया गया था। रजनामा महाभारत का सटीक अनुवाद नहीं है, लेकिन बंदायुनी के अनुसार यह मुक्त फारसी भाषा के अनुकूल है। बंदायुनी ने 18 पुस्तक से 2 पुस्तक, 18 पुस्तकों में 2 पुस्तक में अनुवाद किया था, जिसमें रामायण का अनुवाद भी किया था। रामायण का, महाभारत रामायण दोनों का किया था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्या क्या क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को। भारत में वन महोत्सव वृक्षों का उत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक जो है इसमें मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में हुआ था। उस समय कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान पूरे देश में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों द्वारा करोड़ों पौधे क्या किया जाता है, लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगर भारत की गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितना है, अगर देखिएगा तो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। यह देश की कुल तटरेखा का 22% है। जितना देश में तटरेखा है ना, इसका 22% ओनली गुजरात में है। तो 22% गुजरात की तटरेखा अरब सागर, खंबात और कच्छ की खाड़ियों की सीमा से घिरी हुई है। इसकी तटरेखा विविध प्राकृतिक आवास जैसे विशेष रूप से मैंग्रोव, लवण कक्ष या फिर प्रवाल भित्तियों या नम भूमियों या समुद्री घासों की पोषण करती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा हम लोग स्लो हो जाते हैं, इसे टाइम जरा ले लेता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा है, समझिए थोड़ा सा। क्षेत्र मापी या जिसको प्लेन मीटर बोलते हैं का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रफल के लिए। तो आप लोग उसे भी देख करके मार दीजिएगा, क्षेत्रफल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्रमापी जो इसको प्लेटोमीटर बोलते हैं के रूप में जाना जाता है, 2 विमाओं वाली आकृति का क्षेत्रफल मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका जनक किसको माना जाता है, जैकब अमल्सर लेफोन को 1954 में पहली बार खोज किया था। कब किया था, 1954 में, स्वीडन का था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? यूनाइटेड नेशन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था? इसका आंसर क्या है, रूजवेल्ट। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ए, रूजवेल्ट। तो अगर सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 ईस्वी को। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है
दूसरा जाके एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा